बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उनके सेल्स कैसे होते हैं, उनके सेल्स की साइज़ क्या होती हैं, उनके सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और ये किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और इसी के नतीजे में फ्लोएम की टिश्यू बन पाता है। तो बेसिकली अगर जाइलम के टिश्यू को अगर हम देखें तो ये 3 तरह के सेल से मिलकर बनता है। एक उनके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। ये पेरेन्काइमा के सेल स्टोरेज का काम करते हैं कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो, नीड से ज़्यादा हो तो उनको स्टोर किया जाता है। तो उनकी स्टोरेज करने के लिए फ्लोएम के अंदर जो टिश्यू है तो उसको पेरेन्काइमा टिश्यू कहा जाता है। इन्हें बहुत सारे पेरेन्काइमा के सेल्स मिलते हैं और वो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम सर अंजाम देते हैं। दूसरे नंबर पर उनके अंदर कंडक्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली कंडक्शन के लिए स्पेसिफाइड होते हैं और इसी के नतीजे में जो न्यूट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो तो वो आसान हो जाती है। तीसरे नंबर पर उनके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं, जो जिनके एक ख़ास काम हो तो वो सपोर्टिंग सेल्स हैं। सपोर्टिंग सेल्स का मतलब ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी ये खुद भी मजबूत होते हैं और दूसरों को भी मजबूती वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, तो ये उधर मौजूद होते हैं। कंडक्टिंग सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सीव एलिमेंट्स। इसको सीव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ इसको कहते हैं सीव प्लेट और इन सेल्स को कहते हैं सीव एलिमेंट्स, जो कि कंपोज्ड करते हैं, कंपोज्ड मेड अप ऑफ रोज ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। ये सीव ट्यूब सेल्स से ये मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक सीव ट्यूब है with holes in their lateral wall facilitating the movement of nutrients throughout the plant। उसके अंदर lateral pores मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक lateral pores हैं तो इसको कहते हैं सीव प्लेट और इस सीव प्लेट्स के अंदर बहुत सारी होल्स मौजूद होती हैं जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का पानी जो न्यूट्रंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्पफुल है तो वो यही पोर्स है कि इन पोर्स के नतीजे में न्यूट्रंट्स की ट्रांसपोर्टेशन वो आसान हो जाती है। यानी जो सीव प्लेट्स हैं इसके अंदर बहुत सारी लैटरल पोर्स हैं और इस लैटरल पोर्स के नतीजे में जो न्यूट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो वो आसान भी हो जाती है और इसी के नतीजे में जितने भी प्लांट बॉडी हैं उस तक न्यूट्रॉन्स की रसाई को यकीनी बनाया जाता है। इसके साथ जो यहाँ पर जो कंपेनियन सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ कंपेनियन सेल्स हैं। तो ये कंपेनियन सेल स्टोरेज करने के लिए मुख्तस हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों की स्टोरेज होती हैं जो एक्स्ट्रा हो, जो जिसकी नीड अभी ना हो बल्कि मुस्तकबिल में उसको स्टोर करने के लिए, उसे फ़ायदा लेने के लिए उसको यहाँ पर इस कंपेनियन सेल्स के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। Work alongside the sieve tube cell to support the metabolic process of sieve components। और ये जो सेल्स होते हैं, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये sieve tube सेल्स के साथ मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये sieve tube के सेल्स हैं तो कंपेनियन सेल उसके बिल्कुल करीब करीब मौजूद होते हैं और ये उसके जो sieve tube के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा links the companion cells to the components of sieve tube। यहाँ पर जो कंपेनियन सेल्स हैं तो ये यहाँ पर इस sieve ट्यूब के जो sieve प्लेट्स के सेल्स हैं उनसे जिस कनेक्शन के थ्रू ये मिलते हैं तो उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और इस प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से जो कंपेनियन सेल्स हैं ये यहाँ पर जो sieve ट्यूब के एलिमेंट्स हैं उनसे इंटरकनेक्शन बना लेते हैं। Sclerenchymatous cells, specifically fibers and sclerites, act as a supportive cells। जो sclerenchymatous cells मौजूद हैं, स्पेशली उनके जो 2 टाइप्स हैं, फाइबर्स और साथ में sclerites, तो ये फ्लोएम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनको प्रोवाइड करते हैं। इट इज ए सपोर्टिव एंड मैकेनिकल पर्पस। अभी जो फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स हैं, ईच कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर टू एनहांस द ट्रांसफर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ सेल टिश्यू वेयर दे आर यूटिलाइज आर स्टोर्ड। तो इसमें जो कंपोनेंट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो वो एज ए यूनिट के तौर पर काम करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि हमने ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करना है, ट्रांसपोर्ट को इन्हांस करना है। और वो ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का होता है, वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और अमाइनो एसिड्स का होता है। तो इन अमाइनो एसिड्स को, इन कार्बोहाइड्रेट्स को जहाँ पर उसकी सिंथेसिस होती है, मोस्टली जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो ग्रीन पॉट्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो उनसे इन तमाम चीज़ों को लेकर जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो, जहाँ पर सोर्स ऑफ सन की तरफ उनको ले जाया जाता है, या उनको पैरेन्काइमेटिक सेल्स की तरफ उनको ले जाया जाता है, जहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है, या उनको पैरेन्काइमेटिक सेल्स के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम में जो पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे वो है सीड ट्यूब। These cells are the main conducting cells of phloem। ये सबसे मेन कंडक्टिंग सेल्स हैं, यानी उनका काम कंडक्शन कराना है। जो फ्लूइड्स हैं, जो खुराक हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन कराना, ये सी ट्यूब कंपोनेंट्स का बुनियादी काम है। इट इज़ द मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल। ये मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। दे लेक न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी एंड ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी इनिशियली उनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन जो ही ये मेच्योरिटी को पहुंच पाता है तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इंक्लूडिंग साइटोसोल, राइबोसोम्स एंड गोल्गी अपैरेटस। इसके साथ इसके अंदर कोई साइटोसोल मौजूद नहीं है, राइबोसोम्स भी मौजूद नहीं है, और साथ में गोल्गी अपैरेटस भी मौजूद नहीं है। These are elongated narrow cells connected to form the phloem tube structure। ये किस तरह के सेल्स हैं? elongated हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये elongated सेल्स हैं। इसी तरह लंबे लंबे सेल्स हैं which are connected to form the tube structure। ये एक को सीव एलिमेंट कहा जाता है, और इसी तरह बहुत सारे सीव एलिमेंट्स इसी तरह वर्टिकल एक दूसरे के इर्द गिर्द इंटरकनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्ट हो जाते हैं, और इसी के नतीजे में ट्यूब का स्ट्रक्चर बन पाता है। जैसे इसके इर्द गिर्द कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं, ये उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर सीव प्लेट्स मौजूद होता है, यानी एक सीव एलिमेंट्स यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या नजर आए, यहाँ पर इस तरह के एक प्लेट मौजूद होता है। इस प्लेट्स के अंदर बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं, जो चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती हैं, जो खुराक वगैरह होते हैं, तो वो इस पोर्स के ज़रिए से इसी तरह वर्टिकली मूवमेंट कराते हैं। तो इसके नतीजे में एक सीव एलिमेंट से फ्लूइड्स और खुराक यहाँ तक पहुँच आती हैं, और इसको कहते हैं, जो इस एरिया को इसको कहते हैं सीव एरिया। तो जो इलांगेटेड नैरो सेल्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगे, और इसी की कनेक्शन के नतीजे में सी ट्यूब का स्ट्रक्चर बन पाएगा। इट फॉर्म ट्यूब लाइक बॉडी विच हैविंग सीव प्लेट्स। ये जो है एक ट्यूब लाइक बॉडी बनाएगा कि जिसके अंदर सीव प्लेट्स मौजूद होंगे। सीव प्लेट इस एरिया को कहा जाता है, यानी जो सीव एलिमेंट्स के सेल्स होते हैं तो वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिसके एंड पर सीव प्लेट मौजूद होगा, और इस सीव प्लेट के अंदर ये मजमुआ होगा बहुत सारे पोर्स का, और इस पोर्स के नतीजा और इसकी हेल्प ये होगी कि ये चीज़ों को अलाउ करेगा कि वो एक सीव एलिमेंट से दूसरे सीव एलिमेंट्स तक जाएं, और इसी तरीके से एक इलांगेटेड ट्यूब लाइक बॉडी बनेगा। इस इलांगेटेड ट्यूब लाइक बॉडी की फंक्शन ये होगी कि चीज़ों की तरसील होगी, जैसे फूड और एंजाइम्स वगैरह की, हार्मोन्स वगैरह की। These are elongated cells in are porous at the end। बिल्कुल elongated cells हैं, और यहाँ पर एंड के एंड में पोरस है, यानी बहुत सारी सुराखें मौजूद हैं यहाँ पे। These pores are called sieve plates। इस पोर एरिया को कि जिसके एंड पर बहुत सारी पोर्स मौजूद हों, तो इस पोर्स वाली एरिया को सीव
प्लेट कहा जाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अगर थ्रू सीव प्लेट्स इन द साइटोप्लाज्म टू द नेक्स्ट सीव ट्यूब। इसी तरह इन सीव प्लेट से चीजें जो है वो दूसरे सीव ट्यूब के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और फिर उसके साइटोप्लाज्म से जो दूसरे सीव प्लेट्स मौजूद होते हैं उधर उसमें चले जाएंगे और फिर उससे अगले जो सीव ट्यूब के साइटोप्लाज्म होगा उसी तरीके से एक के साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में और इस तरह तीसरे और इस तरह एक तरतीबवार ये जो खुराक है, जो फाइटो हार्मोन्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, वो उसकी तरसील इसी तरीके से जारी व सारी रहेगी। दे आर लिविंग सेल्स इन फ्लोएम। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के सेल्स हैं तो ये लिविंग सेल्स हैं फ्लोएम बॉडी के अंदर, हैविंग प्रोटोप्लाज्म की जिसमें प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद हैं। दे हैव नो सेकेंडरी लैग्निफाइड सेल वॉल, यही यानी उसके अंदर कोई सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं है कि जो लैग्निफाइड भी हो के जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी लिग्निन की डिपोजिशन हो चुकी हो और इस लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से उसका सेल वॉल जो कि सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा लैग्निफाइड हुआ हो, बहुत ज़्यादा एक मोटा हुआ हो, लेकिन कोई इस तरह की कंपोजिशन वगैरह मौजूद नहीं होती। It is large cell composed of a cell wall and protoplast, but the protoplast is empty. ये large cells होते हैं जो कि जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है और प्रोटोप्लास्ट भी मौजूद होता है, लेकिन ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये एम्प्टी होता है, ये खाली होता है, अंदर से बिल्कुल ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ ये खाली होता है। जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये उसका सेल वॉल है, लेकिन ये सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ज़्यादा लैग्निफाइड नहीं है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी लैग्निन की डिपोजिशन नहीं हुई है, बल्कि ये एक थिन सेल वॉल है और ये बीच में इस तरह खाली होते हैं, यानी उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एम्प्टी होता है, बीच में बिल्कुल खाली होता है। और इस खाली होने के का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें आते हैं तो जैसे फूड आता है और ये हार्मोन्स वगैरह आते हैं, फाइटो हार्मोन्स, तो वो इसी तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, वर्टिकल मूवमेंट करते हैं और इसी तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो कि मेन जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स है कंडक्शन के लिए तो वो यही सीव ट्यूब के सेल्स हैं। तो ये अंदर से क्या होंगे, ये अंदर से बिल्कुल खाली होंगे, एम्प्टी होंगे। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और कोई प्लास्टिड्स भी इसके साथ मौजूद नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस करा सके और इसके नतीजे में अपनी खुराक को खुद तैयार कर सके। यानी ये जो सेल्स होंगे ये डिपेंडेंट सेल्स होंगे, ये कंपेनियन सेल्स पर डिपेंड करेंगे, दूसरे टाइप ऑफ सेल पर डिपेंड करेंगे कि इनसे अपनी खुराक को हासिल करे, इनसे अपनी मदद को हासिल करे। जो सीव एलिमेंट्स हैं तो ये दो तरह के सेल से मिलकर बने हैं, एक है सीव सेल्स और दूसरा है सीव ट्यूब। जो सीव सेल्स हैं ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है और ये प्राइमेटिव है। प्राइमेटिव का मतलब ये है जो सबसे पहले ये जो सीव एलिमेंट्स पाया गया है, जो सबसे पुराने प्लांट्स के अंदर पाया गए हैं, जो प्राइमेटिव हो, जो जिनसे जो मज़ीद स्पेशलाइज सेल्स एराए हो तो उसको प्राइमेटिव कहा जाता है। तो ये जो सीव सेल्स हैं ये प्राइमेटिव हैं। अगर इन फ्लोएम आप टेरिडोफाइट्स और ये जो सीव सेल्स हैं ये जो टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम होते हैं ये इसमें मौजूद होते हैं और साथ में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी ये नजर आता है। हैव इलांगेटेड सेल्स, तो जाहिर बात है ये भी इलांगेटेड सेल्स होंगे, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इट विल बी जस्ट लाइक दिस एंड इट विल बी इलांगेटेड सेल्स। दूसरा है सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स जो है वो भी इलांगेटेड हैं और वो भी किसके टाइप हैं, वो भी सीव एलिमेंट्स के टाइप में से हैं। दूसरे नंबर पर सीव ट्यूब्स हैं। इट इज एडवांस टाइप ऑफ सीव एलिमेंट्स, ये सीव एलिमेंट्स का एडवांस टाइप है जो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये मौजूद होता है। थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं सीव प्लेट्स के बारे में कि सीव प्लेट कैसे मौजूद होता है और उनका फंक्शंस क्या होता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है या वैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर ही मौजूद है।
Modified plasmodesmata are found at the junction between sieve number cells. Modified plasmodesmata जो है वो मौजूद होते हैं कहाँ पर, जो जंक्शंस होते हैं sieve number cells के माबेन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक sieve number cells है या sieve elements का एक सेल है और ये दूसरा sieve element का सेल है। तो इन दोनों के दरमियान जो जंक्शंस हैं जो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं, तो एक प्लांट का सेल दूसरे प्लांट के सेल से जिसके थ्रू कनेक्शन बनाते हैं तो उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। और इस प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर एक खास तरह के पोर्स मौजूद होते हैं कि जो चीज़ों को अलाउ करता है कि वो एक सीव एलिमेंट के सेल से दूसरे सीव एलिमेंट के सेल को ट्रांसफर हो। Sieve plates are comparatively large thin section of pores। ये लार्ज सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो कि थिन सेक्शन ऑफ पोर्स रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक थिन सेक्शन है जो कि पतला सा एक सेक्शन है जिसके अंदर पोर्स मौजूद हैं और इस पोर्स का काम ये है इट मेक इट इजियर फॉर मटेरियल टू मूव बिटवीन एलिमेंट सेल। और इन पोर्स का मकसद ये है कि जो चीज़ें जो कि उनसे गुजर रही हो तो वो आसानी के साथ इन पोर्स से गुजर सकता है, एक सीव एलिमेंट से दूसरे सीव एलिमेंट्स के सेल में इजीली ट्रांसफर हो सकता है। Its servo is a barrier to stop shape loss when the phloem is cut or harmed। जब कोई ऐसा हादसा आता है, कोई इंसेक्ट्स आता है, कोई हर्बिवोर्स आता है और फ्लोएम को काट लेता है, फ्लोएम को खा लेता है, तो उधर जो सीव प्लेट्स मौजूद होते हैं तो उनका काम ये होता है कि वो फिर एज ए बैरियर के तौर पर काम करने लगता है और उधर एक बैरियर बनाता है ताकि जो सेप हो, जो फूड हो, जो हार्मोन्स हो, जो अमाइनो एसिड्स हो या जो अदर चीज़ें हो तो वो स्टॉप हो और उसकी लीकेज ना हो, तो उसके ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब कोई प्लांट सेल को हार्म पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उधर जो सी प्लेट्स मौजूद होते हैं तो वो एज ए बैरियर के तौर पर काम करने लग जाते हैं। लेट्स से मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस फ्लोएम को काट लिया जाता है कोई इंसेक्ट या हर्बिवोर, तो यहाँ पर जो सी प्लेट्स होंगे तो वो एज ए बैरियर के तौर पर काम करेंगे और वो इस सीयू के जो प्लेट्स हैं ये पोर्स बंद करेंगे और इस पोर्स के बंद होने के नतीजे में जो कनेक्शन होगा, जो और पार्ट्स होंगे या बाहर साइड पर ये जो चीज़ें आएगी तो उनकी लीकेज को स्टॉप किया जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स कंटेन मोर प्राइमेटिव सीव एलिमेंट्स देन एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्राइमेटिव सीव एलिमेंट्स मौजूद हैं एज कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म्स, यानी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एडवांस टाइप ऑफ सीव एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसको सीव ट्यूब कहा जाता है। सीव एलिमेंट्स के बारे में हमने जो पढ़ा तो उसको कंक्लूड करते हैं कि सीव एलिमेंट इट इज स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम इन वास्कुलर प्लांट्स। ये स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं जो कि मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के प्रोसेस के लिए और ये वास्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। वास्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हों। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑर्गेनिक फूड को प्लांट बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचाए। इट इज़ वर्टिकल सीरीज ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। ये वर्टिकल सीरीज होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल। लेट्स से ये एक चीज़ है, ये में इस तरह ये एक सरफेस है, तो सरफेस को कोई चीज़ इस तरह बिल्कुल एलोंगेटेड हो तो इसको कहा जाता है वर्टिकल। एक दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। मिसाल के तौर पर ये एक सरफेस है और इसके ऊपर मैं एक चीज़ को इस तरह रख लूँ तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। मोस्टली जो वर्टिकल होते हैं इसमें 90 एंगल बनता है और हॉरिजॉन्टल में 180 डिग्री जो है वो बन पाता है। तो ये जो एलोंगेटेड सेल्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर, इसी तरह मिसाल के तौर पर ये एक सीव एलिमेंट्स है तो इसके ऊपर दूसरे सीव एलिमेंट्स एलोंगेटेड इस तरह आता है, फिर तीसरा, चौथा और इसी तरीके से ये एक दूसरे के इर्द गिर्द वो
जमा होने शुरू हो जाते हैं। इट इज इंटरकनेक्टेड बाय सीव प्लेट्स, और ये एक सीव एलिमेंट दूसरे सीव एलिमेंट से इसी तरह एक प्लेट्स के जरिए से जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहा जाता है सीव प्लेट्स। तो अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये इलांगेटेड शेप के सेल्स हैं, यानी लंबे लंबे सेल्स हैं, जो कि सेल्स और लॉन्ग इन सिलेंड्रिकल शेप में ये होते हैं। इसके साथ उसके अंदर सीप्लेट्स मौजूद होते हैं, जाहिरी बात है, जो कि पोरस रीजन भी उनको कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे सुराखें मौजूद होते हैं, और इन सुराखों के ज़रिए से यहाँ से एक सीव एलिमेंट से फूड वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन दूसरे सीव एलिमेंट्स को बआसानी पहुंच पाती है। लेकिन अब ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है। इसके साथ थिन सेल वॉल उसके अंदर मौजूद हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका जो सेल वॉल है वो थिन सेल वॉल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है। तो अगर बहुत सारी चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है, दैट मीन्स दैट इट मस्ट बी अ थिन सेल वॉल। इसके साथ ये फ्लेक्सिबल भी है, कि फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज मौजूद होते हैं, तो मोस्टली ये थिन है, और इस थिन और सिर्फ सेलुलोज की मौजूदगी की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, यानी इट इज़ प्लास्टिक इन नेचर। इसके साथ ये जिंदा सेल्स होते हैं, बट स्पेशलाइज्ड हो चुके होते हैं, यानी उसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी बाकी नहीं रही है, और इसके साथ साथ ये जिंदा सेल्स होते हैं। इट इज सपोर्टेड मेटाबॉलिकली बाय कंपेनियन सेल्स। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं तो वो जिंदा भी होते हैं, उसके अंदर प्लास्टिड मौजूद होता है, तो वो ये जो मोस्टली जो सीड ट्यूब्स के सेल्स होते हैं, तो ये मेटाबॉलिकली डिपेंड करते हैं कंपेनियन सेल्स के ऊपर। इन कंपेनियन सेल उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर कंपेनियन सेल्स फ्लोएम टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। The phloem seed tube are surrounded by nucleated cells called companion cells। ये जो seed tube cells होते हैं तो इसके इर्द गिर्द बिल्कुल अलॉन्ग उसके एक ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ये लिविंग सेल्स, अलाइव सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ सीव एलिमेंट्स के सेल्स हैं, और बिल्कुल जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है ये कंपेनियन सेल्स हैं। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक इलांगेटेड सेल्स हैं, और बिल्कुल इसके अलॉन्ग साइड और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं। इन कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी ये कंपेनियन सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस सीव एलिमेंट्स को, और इस सीव एलिमेंट्स का काम ये है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करे एक जगह से दूसरी जगह तक। ये किस तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड मौजूद होता है, और वही प्लास्टिड का जो काम होता है वो ये होता है कि ये अपनी खुराक को तैयार करे। तो ये खुराक के लिहाज से इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, तो ये खुद खुराक तैयार करते हैं। तो इसी की वजह से ये सीव ट्यूब के सेल्स की भी मदद करते हैं। इसके साथ ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब के सेल्स को, और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सीव ट्यूब के साथ मिलकर ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स एंड आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। और ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये पेरेन्काइमेटस इन नेचर है, और मोस्टली इनका काम ये होता है कि खुराक को भी सिंथेसाइज करे, और इसके साथ ये स्टोरेज का काम भी सर अंजाम देते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ जो स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि पेरेन्काइमेटस इन नेचर होते हैं, और उसको कहा जाता है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब मेंबर्स एंड कंपेनियन सेल्स अराइज फ्रॉम द सेम मदर सेल। जो सीव ट्यूब मेंबर्स हैं और साथ में कंपेनियन सेल्स हैं, तो उनकी ओरिजिनेशन सेम है, सेम मदर सेल से ये ओरिजिनेट हो चुके हैं। The number of companion cells varies from one to many। अच्छा, अब ये जो companion cells हैं ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, एंड सो ऑन। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ इंटरकनेक्शन के फॉर्म में ये हो सकते हैं।
दे आर नेहरू देन सी ट्यूब एलिमेंट्स, और ये नेहरू है एज कम्पेयर टू सी ट्यूब। ये नेहरू इसलिए है क्योंकि उनका काम ज़्यादातर कंडक्शन नहीं कराना है, जबकि सी ट्यूब का फंक्शन जो है वो ज़्यादा वाइड होना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है फूड की और फाइटो हार्मोन्स और अमीनो एसिड्स वगैरह की। दे आर नेहरू देन सी ट्यूब एलिमेंट्स, और ये नेहरू है एज कम्पेयर टू सी ट्यूब। कंपेनियन सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स, और ये पतली दीवार वाले सेल्स हैं, यानी उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मोटा सेल वॉल मौजूद नहीं है। दे आर कनेक्टेड टू सी ट्यूब एलिमेंट्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं जो कि यहाँ इस सी ट्यूब एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन के फॉर्म में मौजूद हैं, इनके साथ ये इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये थ्रू द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा है, यानी एक सेल है, कंपेनियन सेल है जो कि दूसरे किस्म के सेल के साथ मिलता है, जिसको सी ट्यूब कहा जाता है। तो ये एक ऐसे मैकेनिज्म कहते हैं, ये कनेक्टेड हो जाता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कंटेन लार्ज न्यूक्लियस एंड हैव मैनी प्लास्टिड एड राइबोसोम। इसके अंदर न्यूक्लियाई भी मौजूद है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी मौजूद हैं, राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, और साथ में प्लास्टिड भी इसके अंदर मौजूद है। सो अगर हम कंपेनियन सेल्स को देखें तो इसके अंदर जो प्लास्टिड हैं तो वो सूरज की रोशनी को ट्रैप कर सकता है, और इसी ट्रैपिंग के नतीजे में ये सेल्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। They are metabolically active. They provide energy to the C tube cells for phloem transport. ये metabolically active cells होते हैं क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिड हैं, राइबोसोम्स हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, और साथ में इसके अंदर क्या है, प्लास्टिड है, और ये सारी चीज़ें उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, और ये इस मेटाबॉलिकली एक्टिविटी की वजह से सी ट्यूब सेल्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो फ्लोएम का काम है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कराना है फूड की, तो वो बेहतर तरीके से सरअंजाम देने लगता है। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन लोअर प्लांट्स, ये लोअर प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं है। कंपेनियन सेल्स हेल्प इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। कंपेनियन सेल्स का काम जो है वो लोडिंग कराना है, यानी जहाँ पर फूड की सिंथेसिस होती है, जो कि मोस्टली ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो शुगर्स की सिंथेसिस होती हैं, तो उधर जो कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं तो ये लोडिंग का काम कराते हैं। और फिर जहाँ पर ये जो चीज़ें, जो फूड उस सेल्स तक पहुंचाई जाती हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, तो उधर उस सेल्स को जब ये अनलोडिंग का काम है तो ये भी कंपेनियन सेल्स का है। possess a thick cytoplasm, large number of ribosomes and large number of mitochondria। इसके अंदर thick cytoplasm है, large number of ribosomes है, और साथ में large number of mitochondria है। Receive elements leak the necessary organelles. The companion cells carry out the metabolic processes in other cellular tasks। जो सी ट्यूब सेल्स हैं तो वो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं हैं, तो उनके बिसाइड्स और साइड एरियाज के अंदर कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं कि जिसके पास सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, डेंस साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, राइबोसोम्स मौजूद होती हैं, प्लास्टिड मौजूद होती है। तो इसी तरीके से ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और ये उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो द सी एलिमेंट्स लीक द नेसेसरी ऑर्गेनेल, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो इसी वजह से जो कंपेनियन सेल्स हैं तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को सरअंजाम दे रहे होते हैं, और साथ में जो अदर सेलुलर टास्क्स होते हैं तो वो भी कंपेनियन सेल सरअंजाम देने लगते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स भी फ्लोएम टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा बोथ टाइप ऑफ फ्लोएम के अंदर ये मौजूद होता है, जैसे प्राइमरी फ्लोएम के अंदर भी ये मौजूद हैं, और साथ साथ में सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर भी ये मौजूद हैं। प्राइमरी फ्लोएम का मतलब ये है कि ये
पहले जो फ्लोएम बन पाता है तो उसको प्राइमरी फ्लोएम कहा जाता है। जो कि ज़्यादा मैच्योर ना हो, जो कि अभी अभी उनकी सिंथेसिस हुआ हो, तो उसको प्राइमरी फ्लोएम कहा जाता है। और इस प्राइमरी फ्लोएम टिश्यू सेल्स के अंदर और टिश्यू के अंदर ये पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। इसके साथ ये सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर भी मौजूद होता है। सेकेंडरी फ्लोएम का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी हो, जो कि प्राइमरी फ्लोएम के फॉर्मेशन के बाद उनकी फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी प्राइमरी फ्लोएम जब मैच्योर होता जाता है उसके इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों की डिपोजिशन होती हैं, तो ये एक मैच्योर फ्लोएम बन पाता है और ये एक मजबूत और सख्त सेल बन जाता है और अपने के काम के साथ ही कंसर्न हो जाता है, तो फिर इसको सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है। तो सेकेंडरी फ्लोएम के स्ट्रक्चर के अंदर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स वो मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये है जो कि ग्रीन कलर से मैंने शो की हुई है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, जो कि बिसाइड्स इन फ्लोएम सेल्स के बिसाइड्स और सराउंडिंग एरियाज के अंदर ये मौजूद हैं। इट्स हैविंग थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, और ये लिविंग भी है, यानी ये बहुत थिन वॉल्ड सेल्स हैं। इसी तरह ये थिन वॉल्ड सेल्स हैं, इसके अंदर कोई कुछ भी डिपोजिशन नहीं हुई है कि वो आकर उसका सिलवाल वो बहुत ज़्यादा मोटा करे, बल्कि उसका सिलवाल मोटा नहीं है, ये थिन वॉल है। और ये थिन वॉल इसीलिए है क्योंकि इसके इर्द गिर्द और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है, तो और चीज़ें अगर यहाँ उसके सलवाल के इर्द गिर्द जमा नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये थिन वॉल सेल्स होंगे। और ये साथ साथ में ये लिविंग सेल्स हैं, यानी ये मुर्दा नहीं है बल्कि लिविंग है, ये बेजान नहीं है बल्कि जानदार है। Some parenchyma cells serve as the filler in plant tissue. सम पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट टिश्यू के अंदर ही मौजूद होते हैं, जो कि ये एज ए फिलर के तौर पर उधर काम करते हैं। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं। उसके सेल वॉल को अगर हम देखें तो ये सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, जो कि थिन वॉल भी होते हैं और साथ में ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ये फ्लेक्सिबल इसीलिए हैं क्योंकि उनका सेल वॉल थिन सेल वॉल है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जमा नहीं हुई हैं, तो ये पतला भी है, थिन भी है और साथ में फ्लेक्सिबल भी है, प्लास्टिक इन नेचर भी है। उनका स्टोरेज जो काम है ये मोस्टली इन तमाम चीज़ों की स्टोरेज करता है, जैसे स्टार्च को स्टोर रखता है, लिपिड्स को स्टोर रखता है, प्रोटीन्स को स्टोर रखता है और साथ में टैनिन और रेजिन्स भी ये स्टोर रखता है। इसके साथ ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और स्टोरेज का काम भी सरअंजाम देते हैं। Has dense cytoplasm in prominent nucleus, इसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और यहाँ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत एक डेंस साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, यानी एक गाढ़ा सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद होता है और बिल्कुल यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। हेल्प इन लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स विद द फ्लोएम, ये लैटरल कंडक्शन में हेल्प कराते हैं। मिसाल के तौर पर ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, तो फ्लोएम क्या करता है कि इसी तरह वर्टिकल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड का करा रहा होता है, लेकिन जो बिल्कुल इसी तरफ लेटरल जो मूवमेंट होता है फूड का, आयंस का, हार्मोन्स का और साथ में अमाइनो एसिड्स का, तो इसमें ये कंपेनियन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इन लैटरल मूवमेंट में ये हेल्प कराते हैं कि लैटरली भी मूवमेंट हो न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का, फाइटो हार्मोन्स का और साथ में अमाइनो एसिड्स का। तो ये जो कंपेनियन ये जो पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, तो ये इसी तरह लैटरल मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। हेल्प इन लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स विद द फ्लोएम, इसके साथ ये वुंड हीलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई इंसेक्ट आता है और इस फ्लोएम को काट लेता है, और तो चूंकि यहाँ पर तो ये तो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी तो मौजूद नहीं होती,
तो ये जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी कुछ ना कुछ बरकरार रहती है और ये एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का किरदार अदा करने लगती हैं। और यहाँ पर जो फ्लोएम के अंदर या प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ हीलिंग आया हो तो वो वुंड हीलिंग का काम जो है वो यही पैरेन्काइमा सेल्स सरअंजाम देते हैं। एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, ये मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर कोई आपको इसी तरह फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स नजर नहीं आएंगे, यानी ये मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी फ्लोएम टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर फाउंड इन फ्लोएम फाइबर्स, जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की एक किस्म है, एक सेल है, जो कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं तो इसको कहते हैं फ्लोएम फाइबर्स। यानी ये वाला यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, बिल्कुल फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ साथ यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे मौजूद होते हैं जिसको कहा जाता है फ्लोएम फाइबर्स। और ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप्स हैं, एक को फ्लोएम फाइबर कहा जाता है और दूसरे को स्क्लेराइड्स कहा जाता है। तो मोस्टली जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स के करीब करीब ये मौजूद होते हैं। और ये डेड सेल्स होते हैं जिसके साथ लैग्निफाइड सेल वॉल मौजूद होता है, यानी उसका जो सेल वॉल होता है यहाँ पर बहुत सारे लैग्निन की डिपोजिशन वो हो चुकी होती है, यानी लैग्निन आकर यहाँ पर जमा होता है। तो इसी की वजह से उनका जो सेल वॉल होता है वो थिक भी होता है और ये हाईली लैग्निफाइड हो जाता है। हैव सिंपल और स्लाइटली बॉर्डर्ड पेट्स, इसके अंदर पेट्स मौजूद होते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर फाइबर्स के अंदर आ रहे होते हैं तो वो उसके अंदर चले आते हैं, और जो चीज़ें इनसे बाहर वो निकलना चाहें तो वो भी इस पेट्स के ज़रिए से वो बाहर निकल आ सकते हैं। तो ये या तो सिंपल पेट्स होते हैं या ये स्लाइटली बॉर्डर्ड पेट्स होते हैं। नॉन लिविंग सपोर्टिव सेल, जो स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ये ज़िंदा नहीं होते बल्कि ये नॉन लिविंग होते हैं और इनका बुनियादी काम सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं तो उनका काम क्या है, इट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी ये ख़ुद मजबूत सेल्स होते हैं। उनका सेल वॉल एक थिक सेल वॉल होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द लैग्निन की डिपोजिशन हो चुकी होती हैं। तो इस लैग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये ख़ुद मजबूत सेल्स होते हैं, उनके पास हाईली लैग्निफाइड सेल वॉल मौजूद होता है, उनका ल्यूमन एक नैरो हो जाता है और ये इलांगेटेड भी होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। तो ये फ्लोएम टिश्यू को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, और ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये एक्चुअली पैरेन्काइमेटस सेल से ये मिलकर बने होते हैं। और जो फ्लोएम के अंदर खासकर जो फाइबर्स मौजूद होता है तो उसको कहा जाता है बेस्ट फाइबर्स। डोंट सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और शुगर, उनका काम ये नहीं है कि ये शुगर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करे, फ्लोएम के जो टिश्यू हैं उनके अंदर मौजूद है। तो फ्लोएम का मोस्टली काम तो यही के है कि वो शुगर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करे। तो इसमें जो फाइबर्स के सेल्स मौजूद हैं तो उनका काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट्स को और साथ साथ में शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करे, बल्कि ये इसीलिए मौजूद होते हैं कि यहाँ पर उसके जो सीड ट्यूब हैं उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। और ये एक्चुअली जो सीड ट्यूब है ये एक्चुअली एक इसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स की और साथ में शुगर्स की ट्रांसपोर्ट वो यही सीड ट्यूब करा रहा होता है। इलांगेटेड सेल्स पॉइंटेड एंड्स, ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं और इसके अंदर पॉइंटेड एंड्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये इसी तरह इस फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, इलांगेटेड एंड्स ये रखते हैं, पॉइंटेड एंड इसी तरह रखते हैं।
और इसी तरह लंबे लंबे सेल्स होते हैं कि जिसके सेल वॉल भी काफ़ी मजबूत और थिक हो चुका होता है और उनका ल्यूमन भी नैरो होता है। हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होता है वो मोस्टली थिक होता है लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। डोंट डाई एट मेच्योरिटी, और दूसरी बात ये है कि ये स्क्लेरन गायमेटस सेल्स की तरह ये मरता नहीं जब भी मेच्योरिटी को पहुंच पाता है, बल्कि ये जिंदा सेल्स होते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि जो आम एक सेल को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। कॉमनली फाउंड इन स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, और ये कॉमनली रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर ही मौजूद होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये बिल्कुल आउटसाइड मौजूद है, इसके अंदर बिल्कुल यहाँ पर अलॉन्ग साइड फ्लोएम फाइबर्स मौजूद होते हैं और बिल्कुल फ्लोएम फाइबर्स के साथ साथ कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं और फिर इसके बीच में ट्यूब सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास के जो फ्लोएम है उनका स्ट्रक्चर एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स से मिलकर बना है और इन सेल्स की मॉर्फोलॉजी भी एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी साइज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी शक्ल और उनकी जो बनावट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कर जाते हैं, हम आहंग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं और इसी के नतीजे में एक टिश्यू बन पाता है कि जिसको फ्लोएम टिश्यू कहा जाता है। और इस फ्लोएम टिश्यू का काम है कि शुगर को ट्रांसपोर्ट करे, प्लांट के तमाम बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचाए और साथ साथ में इसके इर्द गिर्द जो दूसरे जो सेल्स मौजूद होते हैं जैसे कंपेनियन सेल्स हैं, जैसे फ्लोएम फाइबर्स हैं, स्क्लेरन गायमेटस सेल्स हैं, तो ये तमाम के तमाम सेल्स जो है उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।